हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो आज मैथमेटिक्स, आपको पता ही है मैथमेटिक्स का हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैथमेटिक्स कर रहे हैं, गणित और जनरल नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज में सभी आ जाता है, पर्यावरण भी आ जाता है, विज्ञान भी आ जाता है ना। तो मैं आपको 2 वीडियो रोज़ डालूंगा। ठीक है, 2 वीडियोस, एक तो मैथमेटिक्स की और एक सामान्य ज्ञान की। ठीक है, और सामान्य ज्ञान में मतलब ये पर्यावरण भी रहेगा, उसमें विज्ञान भी रहेगा, सब मिक्सर रहेगा। ठीक है पूरा। ठीक है, और मैथमेटिक्स की रोज़ मैं वीडियो डालता रहूँगा। 2 वीडियो रोज़ आएंगे आपको। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से रोज़ रेगुलर डेली उनको देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। ठीक है, चलो देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन हमारा। एक सिलाई मशीन का मूल्य, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य, कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य 1280 रुपये है। इस पर एक दुकानदार द्वारा 10% बट्टा दिया जाता है, तो सिलाई मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। बट्टा मतलब क्या होता है? बट्टा मतलब होता है छूट। बट्टा मतलब छूट। जैसे आपसे कोई बोले कि भैया ये चीज़, मान लो कोई सा भी कुछ कुछ भी, कितने 150 रुपये का कोई वस्तु आप लेने गए। जैसे हम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं कि क्या लें, जैसे फल ही ले लो, है ना। मान लो आप एप्पल, सेब लेने गए। क्या लेने गए? सेब। आपको वो 1 किलो सेब कितने में दे रहा है? 150 रुपये में दे रहा है ना। लेकिन आपने उससे बोला कि थोड़ी सी कम करो भैया, आपने ऐसा बोला, तो आपको कितने में दे देगा? मान लो 130 रुपये में दे दिया उसने आपको। तो आपको उसने कितने पे छूट दी? आपको उसने 20 रुपये की क्या दे दी? छूट दे दी। तो ये जो 20 रुपये ना, इसी को बोला जाता है बट्टा। क्या बोला जाता है? बट्टा। ठीक है, जो 20 रुपये की छूट दी आपको उसने, सेब वाले ने, इसी को बोला जाता है बट्टा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि अंकित मूल्य मतलब वो आपको कितने भाव का बता रहा है ना, कितना वो आपको बता रहा है। ठीक है, और बट्टा 10% बट्टा मतलब 10% की आपको छूट देगा, 10% की आपको वो छूट देगा। ठीक है, दुकानदार। ठीक है, बट्टा मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जितना कम किया गया पैसा है ना उसको। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 10% बट्टा दिया जाता है, तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1280 रुपये है हमारे पास। कितने हैं? 1280 रुपये। तो यहाँ पे हमको 1280 रुपये अंकित मूल्य दिया है, मतलब सामने वाले ने हमको बताया कि भैया ये मशीन जो है ये 1280 रुपये की है। तो फिर आपने उसको बोला कि भैया थोड़ा कम करो, तो आप उसने क्या कर दिया? 10% की छूट दे दी। कितने परसेंट की? 10% की। तो हमको पहले जो 1280 ना, 1280 का हमको 10% निकालना पड़ेगा। 1280 रुपये का हम क्या निकालना पड़ेगा? 10% हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना। आप क्या करो, 10% है, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाता है? 100। तो ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगी, और इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना है? 128 रुपये। 128 रुपये की उसने हमको छूट दी है। कितनी दी? 128 रुपये की हमको उसने छूट दे दी है। ठीक है, तो हमारे पास कितने रुपए की थी उसने? 128 रुपये की। ठीक है, आप जितने भी सवाल आते हैं ना, इसी टाइप से हमको क्वेश्चन को करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे केवल नंबर्स आपको बदल देंगे। ठीक है, नंबर्स यहाँ पे मान लो 2200 रुपये कर दें, यहाँ पर 20% कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेथड यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि पहले आपको जो 10% दिया है उसको आपको रुपये में बदलना पड़ेगा। ठीक है, रुपये में आपको उसको बदलना पड़ेगा। तो 128 रुपये, 10% मतलब 128 रुपये की उसने आपको छूट दी है। ठीक है, अब हमको सिलाई मशीन का क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, सॉरी विक्रय मूल्य। तो क्या होता है फॉर्मूला विक्रय मूल्य का? ध्यान से देखना, विक्रय मूल्य, है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य। क्या होगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस, अंकित मूल्य माइनस हो जाएगा हमारा ये क्या है? ये है बट्टा। ठीक है, बट्टा मतलब छूट। क्या? छूट, है ना, छूट। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखो सभी सवालों में इसी तरह करना है, इसी तरह का सवाल आता है ना तो ऐसे ही करना है पूरा। अंकित मूल्य कितना है हमारे पास? दिया है 1280 रुपये। ठीक है, माइनस बट्टा, बट्टा मतलब छूट कितनी दे दी हमको उसने? 128 रुपये की। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, और फिर ये 1, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल था, कुछ नहीं है। जैसे अभी हम, जैसे मान लो सेब का हमने एग्जाम्पल लिया था, किसका? सेब का,
क्या लिया था कि आपको 1 किलो जो सेब है वो कितने रुपए में दे रहा है, 150 रुपए में आपको वो सेब दे रहा है। ठीक है, कितने रुपए में, 150 रुपए में आपको सेब दे रहा है। ठीक है, आपने बोला कि भैया थोड़ा कम करो, तो उसने कम कर दिया, 130 रुपए में आपको दे दिया, 130 रुपए में आपको उसने दे दिया। ठीक है, कितने में दे दिया, 130 रुपए में दे दिया। या फिर उसने ऐसा बोला कि भैया, उसने डायरेक्ट हमको बोल दिया कि भैया 20 रुपए कम दे दो, आपने 150 रुपए का, उसने बोला कि भैया 150 रुपए के 1 किलो सेब आएंगे, उसने बोला, फिर आपने बोला भैया कि थोड़ा कम करो, तो उसने आपको बोल दिया कि 20 रुपये कम दे दो, तो आप कितने रुपए दोगे उसको, आप उसको कितने रुपए दोगे, वही क्या है, विक्रय मूल्य है। वही क्या है, विक्रय मूल्य। कितने रुपए दोगे, क्योंकि आप कैसे दोगे, आप क्या करोगे, 150 में से 20 घटा दोगे, तो 130 रुपये आप उसको दे दोगे। वही तो हमने यहाँ पे किया, 1280 में से हमने 128 रुपये घटा दिए। 128 में कैसे ले आया ये आप समझना। ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य को पहले क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य को 10% के हिसाब से रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 1280 को हम 10% के हिसाब से कैसे करेंगे, 128 रुपये। ठीक है, 10/100 लिख कर काट देंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ये आंसर आ गया हमारा, आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे नंबर चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल करके बताना है। ठीक है, करके बताना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या रहेगा, 126 रुपये है, इस पर एक दुकानदार, यहाँ पे कर लेना आप 5%, क्या कर लोगे, 5%। ठीक है, बट्टा दिया जाता है तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आप करना। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट ये करके बताना, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देना। ठीक है, सवाल इसी टाइप से होगा पूरा। ठीक है, और संख्या बदलेगी, बस क्या बदलेगी, संख्या बदलेगी। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 82 है। आपको इसका पीडीएफ जो है कमेंट इसमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 82 नंबर का क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ मैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि रुपये 1800 का 10% की दर से कुछ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट 338 रुपये है, सॉरी 378 रुपये है, तो समय वर्षों में कितना होगा, तो समय वर्षों में कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर मिश्रधन ज्ञात करना हो, मूलधन ज्ञात करना हो, तो आपको एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले। कौन कौन से हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है मिश्रधन, क्या, मिश्रधन बराबर P फिर 1 + R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, मिश्रधन का फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल एग्जाम में 100% आने वाले हैं, 101% आने वाले हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, आप निकाल दोगे। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पी क्या होता है हमारा, पी होता है मूलधन। पी क्या होता है, मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन का मतलब होता है जो हम किसी को पैसे उधार देते हैं ना, जैसे हमसे मांगा किसी ने पैसा 1000 रुपये मांगा हमसे, है ना, कि भैया 1000 रुपये दे दो मुझे चाहिए, तो आप 1000 रुपये उन्हें दे रहे हो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, है ना। अब उसका ब्याज भी आप ले रहे हो कि भैया ब्याज भी देना है 1000 रुपये का, तो उसने 1000 रुपये का ब्याज आपको दे दिया, 50 रुपये और ऊपर दे दिया आपको उसने, तो 1050 आपको जब वो वापस करेगा तो कितने रुपए देगा, 1050 देगा। तो जो 1000 आपको 50 रुपये उसने दिए हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा। 1050 जो आपको उसने दिए वापस, आपको 1000 रुपये तो दे दिया आपके उसने, पर और 50 रुपये और दे दिए। किसके दिए, 50 रुपये क्या है, ये ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है ना, ये ब्याज है। तो 1050 रुपये ब्याज सहित जो देगा उसे कहते हैं मिश्रधन, जिसमें ब्याज शामिल नहीं रहेगा, इंटरेस्ट जो है इंक्लूड नहीं रहेगा, उसे कहते हैं मूलधन। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये समझिएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। देखो क्या, कि जो पी है, पी को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट, तो मिश्रधन पी हो जाएगा, सॉरी मिश्रधन हो जाएगा ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। मिश्रधन को किससे डिनोट करते हैं, ए से।
तो A माइनस AP ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, A मतलब मिश्रधन बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n, और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। P होता है मूलधन और A होता है मिश्रधन। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तो आप इस तरह के सवाल एग्जाम में कर लोगे। ठीक है, और आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि है ना, जैसे पुलिस की एग्जाम होती है या फिर जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है SSC है ना, और ICR जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है ना, उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, आपके शायद कोर्स में नहीं होगा या 8th में होगा, शायद 9th 10th में ये नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, उसमें ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखो इन दो फॉर्मूले से ही हम, दो सूत्र से ही हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे वो आप समझना। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। ठीक, चलो देखो आप क्या है क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है ना, हमको पूछा है समय पूछा है। क्या पूछा है? समय पूछा है वर्षों में। तो समय क्या है? समय n है, जो हमने पावर लगाई थी ना n, 1 प्लस R/100 की पावर n, तो n हम समय से लें, समय को बोलेंगे। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है, सबसे पहले अब आपको क्या करना चाहिए वो आप समझना। देखो पहले आप क्या करो, पहले फॉर्मूला लगाओ। आपको जो फॉर्मूला पता है ना वो लगाओ। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? CI इज इक्वल टू A माइनस AP। ठीक है, अब P की वैल्यू आपको पता है। P की वैल्यू कितनी है? आपने कितने रुपए दिया? 1800 रुपए का 10% की दर से कुछ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो अब ब्याज 10% का ब्याज है, और रुपए कितने दिए? 1800 रुपए दिए। ठीक है, तो ये क्या है? मूलधन है। ये क्या है? मूलधन है। ठीक है, तो आपको P की वैल्यू तो पता है ना। P की वैल्यू कितनी है? 1800 रुपए। कितनी है P की वैल्यू? 1800 रुपए। तो और चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको पता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? देखो फ्रेंड्स, हमको देखो क्या दिया है, P की वैल्यू मतलब मूलधन कितना दिया है? 1800 रुपए दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया है हमको 338 रुपए। तो यहाँ पर रख दो जल्दी से, मिश्रधन निकाल दो। क्या निकाल दो? मिश्रधन। आपको अभी सवाल समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप पूरा सवाल समझिएगा, पूरी वीडियोस लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं आता फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है, और बिल्कुल आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, देखो ध्यान से फिर से, क्या है? मूलधन हमारे पास जो P की वैल्यू है वो कितनी है? मूलधन 1800 रुपये है। तो मैं यहाँ कितना लिख देता हूँ? 1800 रुपये लिख दिए मैंने। ठीक है, कितने लिख दिए? 1800 रुपये। या इधर साइड में मैं लिख देता हूँ कि P की वैल्यू कितनी है? 1800 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI की वैल्यू कितनी है? 338 रुपये है। ठीक है, कितनी है? 338 रुपये। ठीक है, चलो तो CI की वैल्यू बताओ कितनी है? CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के 338 रुपये है। A की वैल्यू मतलब मिश्रधन की वैल्यू नहीं पता है। P की वैल्यू बताओ कितनी है? P की वैल्यू है 1800 रुपये है ना, इतनी है। अब हम यहाँ से मिश्रधन निकाल लेंगे। क्या निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे? 338 बराबर मत लगाओ, ये जो लिखा है पूरा इसको इधर लाओ। ये माइनस का है ना, तो ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 1800। ये बराबर ये लगाएंगे, और ये ऐसा ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? 1800 को हमने इधर कहाँ लाया? बराबर के इधर लाया। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यदि ये प्लस का होता है तो इधर लाते तो माइनस का हो जाता। ठीक है, यहाँ पर अभी माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये मैं मिश्रधन क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि ए क्या है? मिश्रधन है। क्या है ये? ए मिश्रधन है। ये क्यों निकाल रहा हूँ? मुझे तो समय निकालना है। क्यों निकाल रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस बात को समझना कि मैं इसको पहले क्यों निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको जोड़ दो, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 आ जाएगा, है ना, ये हो गया। फिर 8 और 3 11 की 1, और फिर ये आ जाएगा, है ना। देखो फ्रेंड्स क्या होगा, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2178 ये हमारे पास मिश्रधन का आंसर आ गया। इसको सही तरीके से लिख दो, A इज इक्वल टू 2178। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मिश्रधन। अब मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। मिश्रधन बराबर होता है P मतलब मूलधन, फिर 1 प्लस R मतलब प्रतिशत। प्रतिशत कितने प्रतिशत की दर? ये बोल सकते हैं दर मतलब रेट।
रेट है ना, दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट। रेट का पहला अक्षर आर, ठीक है। जो परसेंट में जो भी चीज दी हुई होती है 10%, 20%, वो आर की वैल्यू होती है, ठीक है। अब अपॉन में 100 और की पावर n। अब मैंने मिश्र धन क्यों निकाला वो अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिश्र धन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। बताओ ए की वैल्यू आपको पता है क्या, पता है ना, ये रही 2178, 2178, ठीक है। फिर P की वैल्यू बताओ, P की वैल्यू पता है क्या, पता है ना, कितनी है, 1800। ये रही P की वैल्यू यहाँ पर ऊपर, है ना। P की वैल्यू कितनी है, 1800, जो क्या है, मूलधन है। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से, R की वैल्यू लिख देना। R की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी है, परसेंट में 10% है, तो यहाँ पे लिख देना 10 और बटे 100। फिर n की वैल्यू तो हमको निकालना है। n क्या है हमारा, n क्या है, समय है। क्या है, समय है वर्षों में, है ना। n क्या है, समय वर्षों में, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको निकालना है ना। तो मैंने पहले मिश्रधन क्यों निकाला, अब आप बताओ क्यों निकाला मैंने पहले मिश्रधन। तो पहले मैंने मिश्रधन इसलिए निकाला क्योंकि मैं यहाँ पे मिश्रधन की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल दूंगा। क्योंकि यदि मुझे मिश्रधन निकालना रहता तो फिर मुझे n की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। मतलब n का मान, मुझे किसी भी एक का मान हमको पता होना चाहिए था, या तो मिश्रधन का मान पता होना चाहिए था या फिर n का मान पता होना चाहिए था। तो अभी हमको क्या पता है, अभी हमने मिश्रधन निकाल लिया। n क्यों नहीं निकाला पहले, n इसलिए नहीं निकाला क्योंकि n निकलता ही नहीं ना, कहाँ से निकलता बताओ। मान लो मैं डायरेक्ट मिश्रधन का फॉर्मूला लगा देता, डायरेक्ट मिश्रधन का फॉर्मूला में लगा देता, ठीक है। तो यहाँ a बराबर में लिख देता P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब मैं n की वैल्यू कहाँ से लाता, कहाँ से रखता मैं, मुझे तो n निकालना है ना, मुझे n निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। इसलिए मैंने पहले मिश्रधन निकाला, क्योंकि मिश्रधन को मैं यहाँ रख दूंगा और फिर इसको इजीली हल करूंगा, सरलता से हल करूंगा और n की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ऐसे। चलो देखो आप क्या करेंगे, मैं जो 1800 है ना इसको बट्टे में पहुंचा रहा हूँ, कहाँ पहुंचा रहा हूँ, बट्टे में। देखो 2178 बट्टे 1800, है ना। इसको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, तो इसको मैंने कहाँ पहुंचा दिया, बटे में, डिवाइड में इसको पहुंचा दिया नीचे, ठीक है। इसके डिवाइड में नीचे। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ से देखो शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर n, ठीक है। अब ये कट रहा है तो काट दो इन दोनों को, ये कट रहे हैं तो काट दो। किससे काटोगे, देख लो, ये 9 से कट जाएगा क्या, देखो ध्यान से, 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 8 18, दोनों 9 से कट जाएंगे, काट दो। 9 दून 9 टू जा 18, 9 दून 18 हो जाएगा, ये ऊपर का कट जाएगा, 9 दून 18, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 36 हो, ये 37 हो जाएंगे ना, यहाँ 3 बचे तो 37, 9 चुका 36 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 1, तो ये 18 हो जाएगा, 9 दून 18, तो क्या बचा हमारे पास, 242 बटे 200। और इधर क्या आ जाएगा, इधर इनका एलसीएम ले लो, ये इसके बट्टे में 1, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा। और फिर इसका गुणा इधर कर देना, इसका गुणा इधर कर दो, 10 का गुणा इधर करो, 10 एक करना 10 प्लस 1 का गुणा इसमें करो 1 में, तो 1 1 जा 1 की पावर n हो गया। अब ये और कट रहा है क्या, किससे कट रहा है, देखो ध्यान से, देखो ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा बिल्कुल, काटो, कट कैसे कटेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, दोनों शून्य लगा दो, ठीक है। अब आराम से काटना भाग देकर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे क्या कर सकते हैं, देखो इधर मैं कर देता हूँ 121 की नीचे ही कर दूँ, देखो एक स्टेप तो देखो नीचे, 121 बटे 100 हो जाएगा 100, ठीक है। फिर इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 10 और 1 11 बटे 10 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ देखना इधर साइड में, देखो 121 क्या लिखा है, 121 बटे 100 बराबर क्या लिखा है, 11 बटे 10 की पावर n, ये लिखा है ना। अब आप क्या करोगे, आप 121 का देखो, 121 और 11 को देखो ध्यान से, ये दोनों इनका कुछ रिलेशन है क्या, है। 100 और 10 का कुछ रिलेशन है क्या, है। यदि आप 11 की घात 2 कर दोगे तो ये 121 आ जाता है, 11 की घात 2 मतलब 11 को 2 बार लिखो तो 121 आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप ध्यान से देखना, देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 11 और यहाँ बटे कर देता हूँ 10, और दोनों की घात कितनी लगा देता हूँ, 2। कितनी लगा दी, दोनों की घात 2। क्यों लगाया, देखो 11 को 2 बार लिखोगे, 11 की घात 2 मतलब 11 की पावर 11 की पावर 2,
है ना। इसको कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे आप। 11 को 2 बार लिखकर गुणा करोगे तो 121 आ जाता है ना। और 10 को 10 इस जो ये 2 है इसको भी दे दो, मतलब 10 को भी यदि मैं 2 बार लिखूंगा गुणा करके 10 की घात 2, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, वही का वही आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल इसको दोनों को घात के रूप में लिख दिया है ना। दोनों की घात मैंने चढ़ा दी, दोनों का स्क्वायर कर दिया है। और इधर ये तो चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। देखो 11/10 इधर भी, 11/10 इधर भी है, 2 यहाँ पर है, n यहाँ पर है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 11/10 की घात 2 है और 11/10 की घात यहाँ पे n है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ, 2 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 2 वर्ष, क्योंकि ये क्या है, समय है। समय क्या आ जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल था ये, थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझना है, ये मैंने कैसे किया है। कुछ नहीं, 11 की घात 2 कर देंगे तो 21 आ जाता है, 121 आ जाता है। 10 की घात 2 कर दे तो 10 की घात 2 कर देंगे तो 100 आ जाता है। मैंने इस तरह से उनको लिख दिया है, ठीक है। और दोनों की तुलना करके आंसर ला दिया, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ जो है, इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आपको कमेंट बॉक्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल है, आप कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। गणित का रूल आपको पता होगा वैसे तो, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे x लिखा है, क्या लिखा है, x लिखा है, और यहाँ पे भी बटे लिखा है x। मान लो x की घात a है, x की घात कितनी है, a है ना। और यहाँ पे b दी हुई है, ठीक है। x की घात a है और x की घात यहाँ पे b दी हुई है। अब आपको इसको ऊपर पहुंचाना है, आपको जरूरत पड़ रही है, आपको इसको क्या करना है, ऊपर पहुंचाना है। तो कैसे जाता है ऊपर, देखो ध्यान से, ये इसको ऐसा कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर, x की घात a, ठीक है। अब मुझे इसको ऊपर ले जाना है, मान लो मुझे जरूरत है इसको ऊपर ले जाना है, तो मैं कैसे ले जाऊंगा, मैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाऊंगा और इसको ऊपर कैसे ले जाऊंगा, x, इसको मैं ऊपर कैसे ले जाऊंगा, तो देखो यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, माइनस का b कर दूंगा। कितना कर दूंगा, माइनस का b यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें घात क्या आ जाएगी, माइनस क्या आ जाएगी। और यदि इसको फिर हमको नीचे लाना रहेगा तो कैसे लाएंगे, x की घात a कर देंगे और बटे x की घात b कर देंगे, x की घात b कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस तरह से, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात जो है, ये जो घात है, जो पावर है, ये ऋण में हो जाती है। ये नियम आप, ये रूल याद रखना आप थोड़ा सा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको, कुछ नहीं करना है, घात इसको, इस पावर को क्या करना है, ऊपर ले जाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ले जाते हैं। देखो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझना। देखो इसको पूरे को मैं वैसा का वैसा लिख रहा हूँ अभी, x की पावर b प्लस a, फिर x की पावर b प्लस c, फिर x की पावर गुणित x की पावर c प्लस a, है ना। अब देखो इस नीचे वाले को देखना, नीचे वाले की जो घात है वो कितनी है, 2 है। कितनी है, 2, मतलब इसको पूरे को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है ना। तो देखो मैं लिख रहा हूँ x की घात a, फिर x की घात b, फिर x की घात c, लिखा ही। अब इधर कितनी, एक बार लिख दिया, एक बार और लिख दो, x की घात a, फिर x की घात b, फिर x की घात c, लिख दिया, ठीक है। क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। दो घात कितनी थी, 2 थी, तो मैंने इसको कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। क्यों लिखा 2 बार, वो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखना ध्यान से, क्या करेंगे, हम किसी भी एक पद को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर क्यों ले जाएंगे, ऊपर इसलिए ले जाएंगे क्योंकि ये जो घात है ये किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी, माइनस में। और फिर यहाँ पे माइनस में आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। क्या कर देंगे, काट देंगे। देखो इस पद को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, इस पद को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो कैसे ले जाऊंगा, देखो b प्लस a, ये लिखा मैंने। अब ये x की पावर a है ना, x की घात a, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ गुणा करके। गुणा का चिन्ह लगाना है ना, साइन लगाना गुणा का, और फिर ऊपर ले जाना। तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x की घात माइनस a हो जाएगा, x की घात माइनस a हो जाएगा। उसी प्रकार फिर गुणा का चिन्ह लगा दो, फिर x, ये लिखो ऊपर वाला लिखना, x की पावर b प्लस c। कौन सा लिखा मैंने, ये वाला x, ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर गुणा का चिन्ह लगाना और x की घात b है ना, इसको ऊपर पहुंचा दो।
तो एक्स की घात माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर गया है, ठीक है ना, उल्टा हुआ है। अब फिर ये क्रॉस लगा दो, क्रॉस गुणा, है ना, फिर ये लिख दो एक्स एक्स सी प्लस ए, ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह लगा, और ये जो एक्स की घात सी है इसको ऊपर वहां पहुंचा दो, तो एक्स की घात सी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये गणित का रूल है ना, माइनस में होने का। अब क्या बचा, इसको तो हमने ऊपर पहुंचा दिया यहाँ पर, यहाँ कर, अब बचा क्या, केवल ये, तो इसको लिख दो यहाँ पर एक्स की घात ए गुणित एक्स की घात बी फिर गुणित एक्स की घात सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होगा, ये मैंने अभी प्रीवियस जो पिछली वीडियो डाली उसमें ये रूल मैंने बताया है, ठीक है। रूल क्या है उसमें, क्या बताया है मैंने, कि क्या बताया है कि एक्स यदि आधार समान हो, यदि आधार क्या हो, समान हो, तो इनकी घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो एक्स की घात एक है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक्स की घात एक है, तो आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, हो जाएगा। इसी तरह से ये सवाल होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मान लो एक्स की घात एक है और यहाँ पे एक्स की घात -1 है, मान लो ये घात कोई दिखती थोड़ी, ये तो होती है, परमानेंट होती है। जैसे मैं पूछूं आपसे y की घात कितनी है, एक है ना, मैं आपसे पूछूं a की घात कितनी है, तो आप बताओगे एक है, ठीक है। जो दिखती नहीं है ना वो होती है, एक तो होती ही है सबकी, ठीक है। मान लो यहाँ x है और यहाँ दिया x -1, मतलब x की घात कितनी है, -1। अब आपको इसको बोला है कि इसको जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे आप, यहाँ पे 1 है तो 1 - 1, जैसे आपको इसको ऐसे लिखोगे 1 - 1, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 1 - 1 का आंसर आ जाएगा 0, मतलब x की घात 0। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, x की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। हमेशा आप याद रखना मैथमेटिक्स में, क्या याद रखना कि किसी भी संख्या की यदि घात, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने लिख दी यहाँ पे इतना 1000 की घात कितनी दी हुई है आपको, 0, कितनी दी हुई है, 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो मैथमेटिक्स में, गणित में, किसी भी संख्या की किसी की भी घात यदि 0 है, क्या है, 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। x की घात 0 या किसी भी संख्या की किसी की भी घात, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी की भी घात यदि 0 है तो उसका आंसर कितना, उसका वैल्यू कितनी आएगी, आंसर आएगा उसका 1, ठीक है। ये आप याद रखना, है ना। तो ये यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया ना आपको, ये वाला ही यहाँ पर लगेगा, अभी देखना ध्यान से, ठीक है। चलो क्या करने वाले हैं, बहुत ही शांति से समझना, सिंपल है। देखो यहाँ पे देखो आधार यहाँ पर भी समान है, मतलब x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इनकी जो घात है इनको जोड़ दो और x को एक बार लिख दो। इन दोनों x को मैंने एक बार लिख दिया जैसे मैंने यहाँ किया था, और इनकी घातों को जोड़ दो, तो b + a, और ये -1 है तो इसको ऐसा कैसे लिख दो, माइनस का तो माइनस ही रहेगा ना। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे देखो x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, तो इन दोनों की घातों को जोड़ दो, है ना। हम इनकी क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, x और x यहाँ पर भी तो x है, हम इनको क्यों नहीं जोड़ रहे, हम इनको इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो a दिया, यहाँ पर भी a दिया है, तो ये a+ का है, a- का है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएंगे ना। प्लस माइनस क्या होते हैं, कट जाते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे माइनस का भी है, यहाँ पे प्लस का भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ ताकि ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए, है ना। नहीं तो मैं 100 तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, दोनों जगह 100, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। वहां क्यों नहीं जोड़ रहे, वहां इसलिए नहीं जोड़ रहे क्योंकि यहाँ पे b है और यहाँ पर b नहीं है, ठीक है। c जरूर है लेकिन b नहीं है, क्योंकि कैंसिल कैसे करेंगे, यदि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो काटोगे किसको, फिर कटेगा ही नहीं ना, कुछ भी कटना चाहिए ना, वो कटना क्यों चाहिए वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, x देखो यहाँ पे देखना, x b + c, ये दोनों x थे, इसको एक x लिख दिया एक बार, इन दोनों घातों को क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब उनको पास पास लिख दो, जोड़ ही रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ये कर दिया, ठीक है। अब ये जो गुणा का चिन्ह है यहाँ पे लगा दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो x c + a, और ये क्या लिखा, -c, ये लिख दिया -c, और बट्टे में क्या लिखना है, बट्टे में जो चल रहा है पूरा ये लिख दो, x की घात a और x की पावर b और गुणित x की पावर c, क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस का b है, यहाँ पे प्लस का जो b, ये b कौन सा है, प्लस का है ना। यहाँ पे कोई सा भी मान लो, ये मैं पूछूं आपसे, ये कौन से साइन का है,
मतलब इसको कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का है, दिखता नहीं है प्लस, प्लस होता है, एक 1 नहीं दिखता है और एक प्लस नहीं दिखता है, होते हैं पर दिखते नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का बी और प्लस का बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का सी दिया है, यहाँ पे प्लस का सी दिया है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर बचा क्या घातों में वो देखना, इनकी घातों में बचा क्या है वो देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा जल्दी बताओ, एक्स की घात बी बचा है यहाँ पर, फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ बताओ जल्दी से क्या बचा, यहाँ पर एक्स की घात सी बचा है ये, ठीक है, ये नहीं कटा है। यहाँ क्या बचा, यहाँ गुणित करके एक्स की घात क्या बचा है, ए बचा है, क्या बचा है ए, बट्टे में क्या लिखेंगे, एक्स की घात ए गुणित एक्स की घात बी और गुणित एक्स की घात सी लिखेंगे, ठीक है। ये आया समझ में। अब देखो ये कट रहा है क्या, जैसे मैं आपके सामने यहाँ लिखूं 2 गुणित 4 और मैं लिखूं 4 गुणित 2, तो क्या इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा क्या, नहीं आएगा ना, दोनों का सेम ही आएगा। 2 चुक 8, इसका भी 8 आएगा, 4 दूनी 8, दोनों का सेम ही आएगा। तो ये हम इसको इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इनको हम इधर उधर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही ये जो गुणा में लिखे हुए ना यहाँ पर, ये भी इधर उधर लिखे हुए हैं, लेकिन इनका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये 4 से ये 4 कट जाता है क्या, कट जाता है ना, बिल्कुल। ये 2 से 2 कट जाएगा क्या, कट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कटेगा। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, कैसे, ऐसे है ना, तो ये 4 से ये 4 नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। केवल किस में कटते हैं, गुणा में कटते हैं, जो मल्टीप्लाई में होते हैं केवल वही कटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की घात ए है, तो यहाँ पे एक्स की घात ए से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स की घात बी है तो एक्स की घात बी से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की घात यहाँ पे सी है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0, नहीं 0 नहीं आएगा, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा V1, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस से नहीं काटा है हमने, किससे नहीं काटा है, प्लस माइनस से नहीं काटा है, हमने क्या करा है, हमने जो डिवाइड में थे उनको काटा है। जैसे यहाँ पे होता है 2/2, 2/2, तो 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना, तो क्या 0 आएगा आंसर, नहीं 1 आता है ना। तो वैसे ही इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, जो आपको आंसर में दिया होगा, कहाँ पर, ऑप्शन में आपको दिया होगा, ठीक है। तो आप PDF में देख लेना, इसका आंसर यही आएगा। ये आपको जल्दी करना रहेगा, कितने मिनट में, कम से कम 5 मिनट में जल्दी करना रहेगा आपको, 5 मिनट में सवाल होना चाहिए आपका, या 2 मिनट में, कम से कम 2 मिनट में या 3 मिनट में सवाल आपका होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। तो सिंपल है, करके देखना, यदि और भी डाउट आपको लगता है तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है। क्या है, 94, ठीक है। आप PDF में देख लेना, क्योंकि PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा, ठीक है। यदि मैं भूल जाता हूँ ना, तो आप कभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर PDF डाल दो, मैं डाल दूंगा, ठीक है। वैसे मैं डाल दूंगा, ठीक है। 94 94 पेज नंबर, सॉरी 94 क्वेश्चन है ना। क्या है, एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि की माप बताइए, है ना, उसकी परिधि की माप आपको बताना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वृत्त के पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर का, ठीक है। तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, तो वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, पाई की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। तो ये सूत्र भी याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्या, कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है तो 2πr होता है, ठीक है। देखो यहाँ क्या दिया, एक सिक्का जिसका व्यास कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो हम व्यास को पहले क्या बनाते हैं, हम त्रिज्या बनाते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स में, गणित में हमेशा याद रखना कि व्यास को कभी हल नहीं किया जाता है, उसको पहले त्रिज्या में बदला जाता है, उसके बाद ही उसको हल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास को हम किस में बदलेंगे, त्रिज्या में। तो व्यास को त्रिज्या में कैसे बदलते हैं, तो त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास अपॉन 2, है ना, इस तरह से। ये क्या है, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है ये भी, ठीक है। त्रिज्या को निकालने का फॉर्मूला क्या है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, ठीक है। यहाँ पे व्यास की वैल्यू रख दो जल्दी, क्या है, 2 है, कितनी है, 2 है ना, और ये अपॉन में भी 2 है, अपॉन में भी क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 1 2, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है,
x सेंटीमीटर। मैंने त्रिज्या क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे चाहिए ना त्रिज्या। r मतलब क्या, रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, r चाहिए ना। चलो अब निकाल दो परिधि वृत्त की। तो क्या होगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। तो देखो 2π की वैल्यू बताओ, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। ठीक है। r की वैल्यू कितनी रखेंगे, r की वैल्यू 1, कितनी रखेंगे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 22 ही आ जाएगा, 22 दूना 44/7 आ जाएगा। ठीक है। आप इसको और हल कर लीजिएगा, और कभी ऐसा आंसर दिया हो ऑप्शन में तो यही टिक कर देना, नहीं दिया है तो इसको और थोड़ा हल कर देना। कैसे कर दो, 7 6 42, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और पॉइंट लगा दो, फिर यहाँ पे कर दो, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ आ जाएगा ये कुछ ऐसा, ठीक 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंसर हमारा यहाँ तक आ जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंसर तो ये सही है, हमने सही निकाला है, पर हम क्या करेंगे, हमारे आंसर के लिए देखो क्या करेंगे, हमको उसने ना पाई में दिया, यदि ऐसा देता ना तो हम कर देते। ठीक है, आपको करना इतना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा भी ऑप्शन में वो दे सकते हैं। अभी आंसर में क्या दिया है, 2π दिया है, क्या दिया है, 2π दिया है। तो हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू मत रखो, मैंने पाई की वैल्यू क्या रख दी, 22/7 रख दी, लेकिन ये मत रखो आप, ये मत रखो आप, क्या करो फिर क्या कर सकते हैं, देखो आप क्या करेंगे, देखना ध्यान से। आप एक काम करो, आप क्या करो, आपको पाई की वैल्यू नहीं रखी ना, उसमें मत रखने दो, तो पाई ऐसा वैसे लिखो, और यहाँ पे आर की वैल्यू पता है कि आपको पता है ना कितनी है, 1 है, 1 रख दो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2π का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2π ही आएगा, है ना। 2π का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, परिधि 2π। तो हमारा 2π क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया है, जो ऑप्शन में दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस वैसे भी जो अभी किया ना मैंने, वैसे भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, 95वां क्वेश्चन है, कौन सा है, 95 हुआ। ठीक है, 95वां क्वेश्चन है, देखना आप क्या है, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 100 डिग्री, 110 डिग्री और 85 डिग्री है, तो इसके चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। कौन से कोण का, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, एक क्या दिया है, क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल दिया है ना, चतुर्भुज हमको दिया है, क्वाड्रिलेटरल हमको दिया है। ठीक है, कैसा दिया, कैसा दिखता है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, कैसा दिखता है, ऐसा होता है चतुर्भुज, इसको आयत भी बोलते हैं, आयत भी बोलते हैं, चतुर्भुज ऐसा होता है। तो देखो उसको हमको 3 कोण दिए उसने, ये कोण, ये कोण और ये कोण। ये कोण आपको दिया 100 डिग्री, और ये कोण दिया आपको 110 डिग्री, और ये दिया है आपको 85 डिग्री, है ना। ये तीनों कोण आपको दिए हैं, ये कोण आपको निकालना है, ये कोण आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि इन तीनों कोण, इन चारों कोणों का योग कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज की बात है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कैसे कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, जो अंदर के जो एंगल बन रहे हैं उनका योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, सबको पता होना चाहिए, 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, चौथा कोण निकालना है, तो ए बी और सी, और हमको कौन सा निकालना है, डी वाला जो है वो एंगल हमको निकालना है। तो आप पहले क्या करो, सारे जितने भी कोण हैं उनको जोड़ दो। तो कौन कौन से हैं, 100 डिग्री दिया है, फिर 110 डिग्री दिया है, फिर 85 डिग्री दिया है। फ्रेंड्स इन क्या करेंगे, हम इन चारों कोणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलो जोड़ दो, कितना आएगा, इनका आंसर कितना आएगा, 295 आएगा, प्लस और कोण डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोण डी निकालना है, मतलब ये इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो कोण डी बराबर 360 डिग्री, और ये कोण ये लिखा 295, इसको इधर लाओ, ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये अभी कौन सा है, प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोण डी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल है, चारों कोणों को जोड़ना है,
और इन चारों कोणों को जोड़ देंगे, इन चारों कोणों को जोड़ते तो कितना डिग्री का आता है, 360 डिग्री आता है। बस इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप नहीं आया हो समझ में तो वीडियो को रिवर्स कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स 96 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा बहुपद नहीं है, मतलब पोलिनोमियल कौन सा नहीं है ना, तो कौन सा नहीं है बहुपद। तो बहुपद का पहले ये देखो, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप, या इंग्लिश में बोले तो मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब हम बहुपद को किस तरह से देखते हैं, उसका फोटो क्या होता है ना, उसका फोटो कैसा होता है, वो कैसा दिखता है ना बहुपद। तो बहुपद कैसा दिखता है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद ऐसे भी दिखता है, बहुपद ऐसे भी दिखता है। ठीक है, और बहुपद ऐसे भी दिखता है। ठीक है, और बहुपद कैसे दिखता है, और बहुपद ऐसे भी दिखता है। आपको कुछ पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है, यहाँ पे घात बढ़ रही है। देखो यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 हुई, यहाँ पे 3 हुई, यहाँ पे 4 हुई। ठीक है, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, इसकी मान लो घात एक है। ठीक है, वो तो दिखती नहीं होती है ना। ठीक है, तो इस एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इस तीसरे को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, और चौथे को क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद ये बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ए बी सी दिए हुए हैं आपको, ए बी सी, यहाँ पे दिया ए बी सी, यहाँ पे दिया ए बी सी। तो ये ए बी सी क्या होते हैं, ये ए बी सी क्या होते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, ए बी सी क्या होते हैं ये आप समझना। ए बी सी कुछ भी संख्या हो सकती है, √2 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। ए बी सी संख्या होती है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए बी और सी क्या होती हैं, संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है, संख्याएं हैं, और एक्स क्या है, यहाँ पर चर है। क्या है, चर है। ए बी सी अचर है। ए बी सी क्या लिखोगे, ए बी सी अचर है मतलब संख्याएं हैं, और एक्स क्या है, चर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने चर हैं, कितने वेरिएबल है, तो आप बताओगे एक वेरिएबल है, एक चर है जिसका नाम है एक्स। ठीक है, तो एबीसी क्या है, संख्याएं। ठीक है, अब संख्या में कुछ भी हो सकता है, √2 या फिर यहाँ पे हम लिखें तो √7 फिर या 100 है ना, 2.5 संख्याएं कुछ भी हो सकती है। एबीसी की जगह संख्याएं कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखना कौन सा आंसर आएगा, बताओ कौन सा आएगा, जल्दी से ध्यान से देखना। देखो ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, कौन सा होगा इसमें से, है ना, इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से देखो दो की एक बन रही है कंडीशन की, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना, या तो ये हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अंडर जो एक्स है वो यहाँ पे हमको कहाँ दिया है, देखो √x है क्या, यहाँ पे √x नहीं है, √x नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें राइट हमारा कौन सा होगा, राइट हमारा या तो ये लगा दो आप, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि x की घात 2 bx + c इस तरह से। ठीक है, ये इस फोटो को देखो आप, और इन दोनों फोटो को देखो, एक ही जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर राइट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप कोई सा भी एक लगा सकते हो। ठीक है, देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छा सवाल है, 98 नंबर का क्वेश्चन है। पीडीएफ में आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 98 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं यदि आपको ऐसा लिखूं, x, यहाँ पे देखना ध्यान से आप, x × x। ठीक है, यहाँ पे मान लो घात 2 लिखी, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दी 4। तो अब आप बताओ इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा इसका आंसर। तो आपको मैंने रूल बताया था कि आधार समान हो, मतलब आधार समान हो इसका मतलब ये कि जिसकी घात क्या हो, जिसका जैसे ये घात है इसकी, x की घात कितनी है, 2 है ना, तो ये किसकी घात 2 है, x की घात 2 है। ये 4 किसकी घात है, x की है। तो मतलब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब आधार क्या है, समान है। तो जब ये रूल मैंने बताया था आपको कि यदि आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है।
जो ये घाते हैं इनको क्या कर दो, जोड़ दो। x जो 2 बार x लिखा ना उसको एक बार लिख दो, और ये घातों को क्या कर दो, जोड़ दो। 2 + 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, ये आ गया, आया आंसर। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे इसी तरह से, जैसे मैंने किया ना अभी, इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, सिंपल है। देखो यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो -1/2 की घात 5 है, -1/2 की घात 3 है। तो आधार क्या है, समान है। आधार क्या है, समान है। तो आधार को एक बार लिख दो, आधार को एक बार लिख दो, ये लिख दिया, एक बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, आधार को एक बार लिख दिया, अब इनकी घात जो है ना इनको जोड़ दो। तो 5 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/2, और 5 और 3 8। तो ये ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा। रूल कौन सा लगा है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लेना। रूल कौन सा लगा है कि क्या, कि a की घात m हो और फिर a की घात n हो, है ना। यहाँ पे इंटू में कर लेना। यदि a की घात, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं a की घात m हो और a की घात n हो, तो क्या करते हैं, am + n करते हैं। ठीक है, a क्या है, -1/2 है, n क्या, m और n क्या है, m 5 है, n 3 है। आप ऐसे समझिएगा, इस फॉर्मूले से इस सवाल को मैंने किया है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, कर लेना आप। ओके, थैंक यू।